आप सभी को अपने YouTube चैनल मनु हैव केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। और आज के क्लास में हम लोग विभिन्न सांद्रताओं के निकालने का जो मेथड पढ़े हैं, जैसे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, मोलरता, नॉर्मलता, इनमें हम लोग संबंध देखेंगे। कभी कभी संबंध इनमें निकालने के लिए भी बोर्ड एग्जाम में आता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे क्वेश्चन में ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता दे दिया और मोलरता निकालने के लिए कहेगा, मोलरता दे दिया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालने के लिए कहेगा, नॉर्मलता दे दिया मोलरता पूछेगा, मोलरता दे दिया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछेगा। मतलब कि ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि सांद्रता ज्ञात करने, एक पद्धति में सांद्रता ज्ञात कर दिया जाता है और दूसरे पद्धति में पूछा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए कि एक पद्धति के सांद्रता को दूसरे पद्धति के सांद्रता में हम लोग चेंज कर दें, ठीक है ना। तो ऐसे सांद्रताओं को आपस में चेंज करने के लिए 3 संबंध हम लोग निकालेंगे, जिसके माध्यम से क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। जिसमें ये पहला संबंध हम लिखे हैं, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता तथा मोलरता में संबंध। पीछे सबके बारे में हम लोग पढ़े हैं। ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता भी पिछली वीडियो में पढ़े हम लोग, मोलरता भी पिछली वीडियो में पढ़े हैं। जो नहीं देखे हैं वहाँ जा कर के देख लेना। तो ये सब हम लोग पीछे की वीडियो में पढ़े थे। आज इनमें हम लोग रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। तो ज़रा संबंध हम लोग निकालें। पीछे हम लोग पढ़े थे वी नो दैट, हम जानते हैं कि पीछे हम लोग ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकाले थे। पीछे निकाले थे हम लोग ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता S=, पीछे सब निकाले हैं स्मॉल w/v, जहाँ स्मॉल w ग्राम में होता है और आयतन लीटर में होता है। पिछले वीडियो में सब हम निकाले हैं, मोलेलिटी वाली वीडियो में जाके देख लेना, ये सब हम लोग निकाले हैं। S = w/v। इसको चाहे तो हम ऐसे लिख सकते हैं S=w/v। वही बात है, चाहे पूरा बाटा लगा दो चाहे प्रति लिखो, बात एक ही होता है। तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। अब इस S का संबंध M के साथ निकालना है। तो M का भी हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि चूँकि M बराबर होता है स्मॉल n/v, या n का एक फार्मूला होता है w/m। तो ज़रा इसको लगा देंगे तो फार्मूला बन जाता है w/m/v। मोलरता वाली वीडियो में इसको भी निकाले हैं। यदि नहीं पढ़े होगे तो मोलरता सर्च करके देख लेना इस वीडियो को। तो स्मॉल w हमारा ग्राम में है और आयतन लीटर में होता है, ठीक है ना। इसको भी हम लोग मोलेलिटी को सर्च करके, मोलेलिटी बाई मनु सर या मनु हैव केमिस्ट्री सर्च करके देखोगे तो वहाँ हम लोग मोलरता वाले वीडियो में, ठीक है ना, इसको हम लोग पढ़े हैं मोलेलिटी वाले में। तो सर्च करके आसानी से इसको देख लेंगे। M = n/v या w/m/v सब निकाले थे हम लोग पिछली वीडियो में। तो आज बस इन दोनों में हमको रिलेशन निकालना है, संबंध निकालना है। संबंध क्या होगा? तो n बराबर होता है M = n/v, जहाँ n विलय के मोलों की संख्या होती है और जो v होता है विलयन का आयतन होता है। और n का फार्मूला होता है w/m। तो ज़रा n के जगह पर जब w/m लगा देते हैं तो बन जाता है w/m/v, जहाँ स्मॉल w विलय की मात्रा होती है ग्राम में, स्मॉल m विलय का अणुभार होता है और जो v होता है विलयन का आयतन होता है लीटर में। अब ज़रा इस फार्मूले को हम चाहें तो एक दूसरे तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि m बराबर, इस v को हम अंश में यदि लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं स्मॉल w/v अपान स्मॉल m। बात अभी भी वही हुआ कि अंश का जो हर होता है वो हर में जाता है। कि w/v का मतलब ये अंश बाई हर लिखे है ना, तो अंश का जो हर होता है हर में जाता है। तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बात एक ही होगा। लेकिन हमको इससे ऐसे लिखने से फ़ायदा ये है कि इस w/v के जगह पर हम लोग s लिख सकते हैं, क्योंकि s बराबर होता है w/v, क्योंकि हमको दोनों में संबंध निकालना है। तो इस w/v के जगह पर हम लोग s रख सकते हैं। तो ज़रा रखा जाए तो m बराबर हो जाएगा S/m। यदि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा S बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल M। ये संबंध निकल के आ जाता है S बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल M, जहाँ S जो होता है
ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता होती है, स्मॉल m विलेय का अणुभार होता है या मोलर द्रव्यमान होता है, और कैपिटल M जो होती है मोलरता होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें संबंध यही निकल के आ जाता है, कैपिटल S बराबर स्मॉल m इंटू कैपिटल M। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता इक्वल टू अणुभार गुणे मोलरता। अब इस संबंध से आसानी से हम क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। यदि मान लो क्वेश्चन में हमको मोलरता दिया है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता पूछ रहा है, तो मोलरता और विलेय का जो अणुभार है दोनों का गुणा कर देंगे, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकल जाएगी। या यदि मान लो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता ही दिया है, मोलरता पूछ रहा है, तो ग्राम प्रति लीटर में यहाँ सांद्रता लगा देंगे और यहाँ स्मॉल m मैंने विलेय का अणुभार लगा देंगे, इसको इधर कर देंगे, भागा कर देंगे, वहाँ से मोलरता निकल जाएगा। तो इस तरीके से आसानी से इस संबंध की सहायता से हम लोग ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता को मोलरता में चेंज कर सकते हैं या मोलरता को ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता में चेंज कर सकते हैं। तो ये हमारा पहला संबंध है। इसी तरीके से हम लोग दूसरा संबंध निकालेंगे ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता और नॉर्मलता में। ठीक है ना, ये ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का संबंध मोलरता के साथ निकाले हैं, और अब हम ग्राम प्रति लीटर में जो सांद्रता है उसका संबंध हम लोग नॉर्मलता के साथ निकालेंगे कि आखिर नॉर्मलता के साथ क्या संबंध आ रहा है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ मोलरता न लिख करके अब की बार जो संबंध निकालेंगे हम लोग नॉर्मलता के साथ संबंध निकालेंगे। तो लिख दे रहे हैं हम लोग ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता तथा नॉर्मलता n में संबंध, कि अभी हम लोग मोलरता के साथ संबंध निकाले थे ग्राम प्रति लीटर का, अब की बार जो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता है इसका संबंध नॉर्मलता के साथ निकालेंगे। ठीक है, तो पीछे देखो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता के साथ ही निकालना है। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता S बराबर W बाई जो भी होता है, इसमें भी हम सेम टू सेम यही लिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ तक कहानी सेम होगी, आगे की कहानी चेंज हो जाएगी जिसको हम लोग मिटा दे रहे हैं। यहाँ हम लोग अब की बार सिद्ध करने वाले हैं, संबंध निकालने वाले हैं ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता S और नॉर्मलता में। तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता का फॉर्मूला होता है S बराबर W बाई V या S बराबर W अपन V। ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, बातें कही है। अब की बार चूंकि उसमें मोलरता के साथ संबंध निकाले थे तो मोलरता का फार्मूला लगाए थे, अब की बार हमको नॉर्मलता के साथ संबंध निकालना है तो नॉर्मलता का फार्मूला लगाएंगे। तो हमको पता है कि चूँकि नॉर्मलता n बराबर होता है NI बाई V, जहाँ V लीटर में होता है, NI ग्राम तुल्यांकों की संख्या होती है, V हमारा विलयन का आयतन होता है लीटर में, और NI का एक और फार्मूला होता है ग्राम तुल्यांकों की संख्या निकालने का W अपान E। NI का फार्मूला होता है W अपान E इंटू यहाँ V है, V लिख लेंगे, V को लीटर में लिखना है, जहाँ स्मॉल w जो होता है ग्राम में होता है। तो स्मॉल w विलेय की मात्रा होती है जो ग्राम में होती है, ई जो होता है विलेय का तुल्यांकी भार होता है, और जो भी है विलयन का आयतन होता है लीटर में। ठीक, तो जिस तरीके से मोलरता के फॉर्मूला को हम लोग चेंज किए थे, यहाँ भी हम लोग भी को अंश में लेकर जाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमको संबंध निकालना है। तो एन इक्वल टू हम ये प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ W बाई V उसमें हम लोग सेट करके लाए थे, यहाँ भी V को ऊपर लेकर जाएंगे, W अपान V निकल जाएगा, उसके जगह पर S लगा देंगे। तो एन इक्वल टू, इस फार्मूले से कोई मतलब नहीं है, एन आई बराबर W अपान ई लगा दिए, तो इस फार्मूले से हमको अब कोई मतलब नहीं है, हमको इसमें रखना है। तो इस V को ज़रा ऊपर लिखो, तो ऐसे लिख सकते हैं W अपान V अपान ई। बात वही है कि अंश का हर पुनः हर में जाता है, तो चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, लेकिन इससे हमको फ़ायदा ये है कि W अपान V के जगह पर हम लोग S लगा सकते हैं। तो W अपान V के जगह पर ज़रा S लगा दिया जाए। यदि हम लोग S को लगाते हैं तो n इक्वल टू आ जाएगा S अपान E। यदि इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा S बराबर E इंटू एन। यही दोनों में संबंध है, हमको संबंध S और n में निकालना था, S और n में संबंध निकल के आ जाता है। इसके जगह पर S हम लोग जानते हैं कि S होता है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता,
जो ई होता है विलेय का तुल्यांकी भार होता है, विलेय का तुल्यांकी भार होता है, और जो कैपिटल एन होता है वो नॉर्मलता होता है। यहाँ लिख देंगे नॉर्मलता। तो ग्राम प्रति लीटर में सांता इक्वल टू हो जाता है तुल्यांकी भार गुणे नॉर्मलता। ग्राम प्रति लीटर में सांता इक्वल टू तुल्यांकी भार गुणे नॉर्मलता। अब यहाँ से यदि मान लो नॉर्मलता दे दिया, ग्राम प्रति लीटर में सांता पूछेगा तो नॉर्मलता के गुणा तुल्यांकी भार से करके निकाल देंगे। या मान लो ग्राम प्रति लीटर में सांता ही दिया है तो ग्राम प्रति लीटर में सांता रख देंगे, विलेय का तुल्यांकी भार रख देंगे, यहाँ से नॉर्मलता निकल जाएगा। तो इस फार्मूले के माध्यम से हम आसानी से ग्राम प्रति लीटर में सांता को नॉर्मलता में चेंज कर सकते हैं और नॉर्मलता को ग्राम प्रति लीटर में सांता में चेंज कर सकते हैं इस फार्मूले के माध्यम से। ठीक है, अब हम लोग देखें ग्राम प्रति लीटर के में सांता को हम लोग उसका संबंध मोलरता के साथ देख लिए, उसका संबंध हम लोग नॉर्मलता के साथ संबंध देख लिए। अब कभी कभी क्वेश्चन में मोलरता दे करके नॉर्मलता पूछता है या नॉर्मलता दे करके मोलरता पूछता है, तो उसके लिए भी हम लोग एक संबंध निकालेंगे। ठीक है ना, और नॉर्मलता और मोलरता में जो संबंध निकालेंगे हमारे बोर्ड एग्जाम की भी दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है कि नॉर्मलता और मोलरता में संबंध स्थापित कीजिए। ठीक है, तो ज़रा उस संबंध को देखते हैं, इसको मिटा दिया जाए, हम लोग नॉर्मलता और मोलरता में संबंध को देखते हैं। देखा जाए नॉर्मलता और मोलरता में संबंध, ये हमारा तीसरा संबंध होगा। ठीक है ना, नॉर्मलता एन तथा मोलरता एम में संबंध। ठीक है ना, कि हम लोग नॉर्मलता और मोलरता में अब की बार संबंध निकालेंगे। ठीक है ना, कि अब की बार हम लोग संबंध निकालेंगे नॉर्मलता और मोलरता में। जैसे पीछे ग्राम प्रति लीटर में सांता का संबंध नॉर्मलता से निकाले थे, मोलरता के साथ निकाले थे, उसी तरीके से अब की बार अब ग्राम प्रति लीटर में सांता को हटा देना है, नॉर्मलता और मोलरता के बीच संबंध देखना है कि नॉर्मलता और मोलरता के बीच क्या संबंध है। ठीक, तो ज़रा इसको निकाल के देखा जाए क्या हो रहा है संबंध में। तो अभी हम लोग देखे हैं जस्ट इसी वीडियो में कि यहाँ लिखेंगे हम वी नो दैट, ये हमको पता है। ठीक है ना, अभी हम लोग ग्राम प्रति लीटर में सांता जो एस होती है इसका मोलरता के साथ संबंध निकाले थे। संबंध आया था स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। इसको हम लोग कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अभी इसी वीडियो में हम लोग निकाले हैं ग्राम प्रति लीटर में सांता एस और मोलरता एम में संबंध निकल के आया था एस बराबर स्मॉल एम इंटू कैपिटल एम। इसको कर देंगे हम लोग समीकरण फर्स्ट। उसके बाद हम लोग अभी ग्राम प्रति लीटर में जो सांता है इसकी नॉर्मलता के साथ संबंध निकाले थे और नॉर्मलता के साथ संबंध निकल के आया था ई इंटू एन। ग्राम प्रति लीटर में सांता एस और नॉर्मलता एन में अभी हम लोग जस्ट निकाले हैं, संबंध निकल के आया था एस बराबर ई इंटू एन। इसको हम लोग कर देंगे समीकरण सेकेंड। यदि इन दोनों समीकरणों पर यदि हम लोग गौर करेंगे तो देख लो दोनों समीकरण का LHS सेम है, और यदि दोनों समीकरण का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा। ये मैथ में जरूर पढ़े होगे या कहीं भी ऐसा कंडीशन जरूर पहले आई होगी, यदि दो इक्वेशन कहीं लिखा हो, यदि दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होता है, या दोनों का यदि RHS सेम है तो दोनों का LHS भी सेम होता है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से
यहाँ हम लिख लेंगे कि यदि समीकरण फर्स्ट एंड सेकेंड से देख रहे हैं कि यदि दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS भी सेम होगा। दोनों को ज़रा सेम किया जाए तो E इंटू एन इजकल टू स्मॉल m इंटू कैपिटल M, ये हम लिखेंगे। अब क्या करो तुम कि कैपिटल M को ज़रा इधर लाओ, कैपिटल M को इधर लाओ। यदि हम लोग इधर लाते हैं तो E इंटू एन अपान कैपिटल M इजकल टू स्मॉल m, ऐसे हम लोग लिखेंगे, ठीक है ना। अब एक काम करो, जो कैपिटल E है जरा उसको इधर लाओ, तो इधर लाएंगे तो हो जाएगा कैपिटल N अपान कैपिटल M इजकल टू स्मॉल m अपान कैपिटल E। यही नॉर्मलता और मोलरता में संबंध होता है, ठीक है ना, कि नॉर्मलता अपान मोलरता इजकल टू स्मॉल m अपान कैपिटल E। यदि इसको हिंदी में लिखें तो नॉर्मलता बटा कैपिटल M को जगह पर लिखेंगे, मोलरता इजकल टू स्मॉल m जो होता है विलेय का अणुभार होता है और जो E होता है वह विलेय का तुल्यांकीय भार होता है, तो इसको लिख देंगे तुल्यांकीय भार, ठीक है। अब एक बात समझो, अणुभार बटा तुल्यांकीय भार एक फार्मूला भी होता है कि यदि हम लोग पीछे तुल्यांकीय भार का यदि फार्मूला हम लोग जानते हैं तो तुल्यांकीय भार का एक फार्मूला होता है, जरा हम इधर लिख दे रहे हैं कि एक तुल्यांकीय भार का एक फार्मूला होता है, हम आसानी से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ लिख दे रहे हैं। तुल्यांकीय भार का एक फार्मूला होता है कि तुल्यांकीय भार बराबर होता है परमाणु भार या अणुभार बाटा संयोजकता, बाटा संयोजकता, ठीक है ना। तुल्यांकीय भार निकालने का एक सिंपली जो होता है रूल होता है परमाणु भार अवलिक अणुभार बाटा संयोजकता, ठीक है ना। यदि बाई द वे इधर कट रहा होगा तो ज़रा इसको हम लोग इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, ज़रा हम छोटा छोटा लिख दे रहे हैं कि तुल्यांकीय भार इजकल टू परमाणु भार अवलिक अणुभार बाटा संयोजकता, ये सिंपली फार्मूला होता है। तुल्यांकीय भार इजकल टू परमाणु भार अवलिक अणुभार अपान संयोजकता, ठीक है ना। यदि यहाँ से हम लोग तिरछा संयोजकता को इधर कर दे, तुल्यांकीय भार को इधर कर दे, तो संयोजकता इजकल टू हो जाएगा परमाणु भार अवलिक अणुभार बाटा तुल्यांकीय भार। देखो यहाँ वही आया है, अणुभार अपान तुल्यांकीय भार। संयोजकता को इधर कर दे, तुल्यांकीय भार को यदि इधर कर दे तो हो जाएगा अणुभार अपान तुल्यांकीय भार। क्या उसके जगह पर देखो अणुभार अपान तुल्यांकीय भार के जगह पर क्या आ जा रहा है, संयोजकता आ जा रहा है, ठीक है ना। यहाँ चूंकि परमाणु होता है तो परमाणु भार लेते हैं, उसके संयोजकता से भागा करते हैं। अणु आता है तो अणु भार लिखते हैं, उसके संयोजकता से भागा करते हैं। तो अणु भार अपन तुल्यांकीय भार के जगह पर हम चाहें तो ये भी लिख सकते हैं संयोजकता, ये भी लिख सकते हैं अणु भार अपन तुल्यांकीय भार इजकल टू संयोजकता, ठीक है ना। यहाँ भी हम लोग जब अणु भार अपन तुल्यांकीय भार इजकल टू लिख सकते हैं संयोजकता, सिंपली यहाँ संयोजकता को हम लोग एन से दिखाएंगे और इस पर एक हम स्टार भी लगा रहे हैं। इस स्टार का कुछ आशय है, ठीक है ना, कि यहाँ संयोजकता को सिंपली एन से दिखा रहे हैं, इस पर हम एक स्टार भी लगाए हैं। स्टार का मतलब ये होता है, स्टार का मतलब ये होता है कि संयोजकता जो आ रही है, यदि क्वेश्चन में कहीं यदि अम्ल का नाम आता है तो अम्ल के लिए संयोजकता का यूज नहीं करते हैं। यदि क्वेश्चन में अम्ल का नाम आता है तो संयोजकता के स्थान पर उस अम्ल की क्षारकता का प्रयोग करते हैं। यदि मान लो क्वेश्चन में अम्ल का नाम आ रहा है तो अम्ल के लिए संयोजकता के स्थान पर अम्ल की क्षारकता का प्रयोग करते हैं, अम्ल की क्षारकता का प्रयोग करते हैं। किसके स्थान पर, संयोजकता के स्थान पर, ठीक है ना। वहीं यदि कहीं क्षारक की बात आ रही है, यदि क्षारक की बात आ रही है तो क्षारक के लिए हम लोग संयोजकता के स्थान पर, क्षारक के लिए संयोजकता के स्थान पर क्षारक की अम्लता का प्रयोग करते हैं, क्षारक की अम्लता का प्रयोग करते हैं। यही हमारा संबंध निकल के आता है
नॉर्मलता और मोलरता में कि नॉर्मलता अपन मोलरता इक्वल टू अणु भार अपन तुल्यांकीय भार इक्वल टू संयोजकता। लेकिन संयोजकता में कुछ कंडीशन है कि यदि अम्ल की बात आती है क्वेश्चन में तो अम्ल के लिए संयोजकता के स्थान पर अम्ल की क्षारकता का प्रयोग करेंगे, और यदि क्वेश्चन में क्षारक की बात आती है तो क्षारक के लिए संयोजकता के स्थान पर क्षारक की अम्लता का प्रयोग करेंगे। अक्सर एग्जाम में अम्ल और क्षारक का नाम लेगा, तो ये दिमाग में रखना कि संयोजकता के स्थान पर अम्ल के लिए अम्ल की क्षारकता लगाएंगे और क्षारक के लिए क्षारक की अम्लता लगाएंगे। ठीक है। अब थोड़ा सा बहुत स्टूडेंट को ये समस्या होगी कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है और क्षारक की अम्लता क्या होती है। ठीक है ना। तो थोड़ा सा हम ये डिफाइन कर दे रहे हैं कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है और क्षारक की अम्लता क्या हो रही है। ठीक है ना। तो इसको हम लोग डिफाइन कर दे रहे हैं, बता दे रहे हैं कि अम्ल की क्षारकता क्या होती है और क्षारक की अम्लता क्या होती है। तो जरा हम डिफाइन कर दे रहे हैं। कि यदि अम्ल की क्षारकता की यदि बात करें हम, अम्ल की क्षारकता की यदि बात किया जाए तो कोई भी अम्ल ले लो, जैसे मान लो सपोज हमारा HCl है। ठीक है। यदि हम लोग HCl को तोड़े या जल में घोले तो टूट कर देता है H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो किसी भी अम्ल में जितने विस्थापनी हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं वही उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि HCl में ओनली एक विस्थापनी हाइड्रोजन आयन उपस्थित है, तो हम लिख दे सकते हैं कि HCl की जो क्षारकता है, HCl की जो क्षारकता है वह 1 है। जैसे मान लो सपोज H2SO4 है। ठीक है। यदि H2SO4 के तोड़ के देखें या जल में घोल के तो बनाएगा 2H पॉजिटिव प्लस डबल नेगेटिव। यहाँ देख रहे हैं कि H2SO4 में 2 विस्थापनी हाइड्रोजन आयन उपस्थित है। यहाँ 2 आ रहा है ना, यहाँ 1 है, कुछ आगे नहीं है तो 1 है। तो यहाँ 1 हाइड्रोजन आयन यह दे रहा था, इसमें 1 विस्थापनी हाइड्रोजन आयन है, इसकी क्षारकता 1 है। और H2SO4 में 2 विस्थापनी हाइड्रोजन आयन है, तो हम बता देंगे कि H2SO4 की जो क्षारकता है, H2SO4 की क्षारकता 2 है। तो इस तरीके से अम्ल की क्षारकता निकल जाती है। ठीक है ना। कि किसी अम्ल में जितने विस्थापनी हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं वह उस अम्ल की क्षारकता कहलाती है। उसके बाद बात आती है, अभी लिखे थे क्षारक की अम्लता, तो जरा उसको भी देख लो। क्षारक की अम्लता क्या है। यदि क्षारक की अम्लता की यदि बात आती है तो क्या होती है क्षारक की अम्लता। जैसे मान लो एक क्षारक हम ले रहे हैं, जैसे NaOH, इसको यदि जल में घुलेंगे या इसको तोड़ेंगे तो बनाएगा Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। तो ये बात समझ लो कि किसी क्षारक में जितनी विस्थापनी हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं, हाइड्रॉक्सिल आयन का मतलब OH नेगेटिव, कि किसी क्षारक में जितने विस्थापनी हाइड्रॉक्सिल आयन होते हैं वह उसकी अम्लता कहलाती है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि NaOH में ओनली 1 विस्थापनी हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित है, मतलब केवल 1 OH उपस्थित है। या आगे कुछ नहीं गुणा है तो 1 से गुणा है, तो हम लिख देंगे कि NaOH की अम्लता इक्वल टू, यहाँ 1 OH है ना तो 1 लिख देंगे। जैसे मान लो कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड है, यदि इसको हम लोग तोड़े तो ये टूट कर देता है Ca डबल प्लस प्लस 2OH निगेटिव। तो हम देख रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड में 2 विस्थापनी हाइड्रॉक्सिल आयन उपस्थित है, 2 उपस्थित है। तो हम लिख देंगे कि कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड की जो अम्लता इक्वल टू 2। ठीक। तो उम्मीद करते हैं कि तीनों संबंध भी समझे होंगे और यहाँ अम्ल की क्षारकता और क्षारक की अम्लता भी समझे होंगे। क्षारक की अम्लता आप समझ गए होंगे कि किसी क्षारक में उपस्थित विस्थापनी हाइड्रॉक्सिल आयनों की संख्या उस क्षारक की अम्लता कहलाती है।
तो ये उम्मीद है कि तीनों संबंधों को सीख चुके होंगे, ठीक है ना। यहाँ तक एग्जाम में कई बार नर्मलता और मर्मलता में संबंध निकालने के लिए आया भी है, तो बहुत ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट थे तीनों संबंध, जिसके माध्यम से न्यूमेरिकल करना बहुत आसान हो जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।